हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो अपनी क्लास है उसका टॉपिक जो है वो है भारत की मिट्टियां, या इसको मृदा बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में सॉइल बोल सकते हैं। भारत की मिट्टियों के बारे में हमें आज की क्लास में अध्ययन करना है। आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जो टॉपिक है वो नॉर्मली आरएस के एग्जाम में तो ये सिलेबस है ही, साथ ही रीट सेकंड लेवल और बाकी पटवारी जैसे एग्जामों में भी और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल आपके ये काम आने वाला टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। हम इसमें देखेंगे मिट्टी और वो भी भारत की। तो भारत की मिट्टियां और मिट्टियां किसे कहते हैं, मिट्टियों की विशेषताएं, मिट्टियां कितने प्रकार की होती है, भारत में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण किसने दिया है, कब दिया है, साथ ही भारतीय मिट्टियों में किस प्रकार की फसलें किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगती हैं। इन तमाम पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे अपनी इस क्लास में। तो देखिए, मैंने 3 लाइनें शुरुआत में लिख रखी है बोर्ड पे, उससे समझते हैं हम कि मिट्टी क्या है या फिर मृदाएं क्या होती है। तो मैंने नाम लिख रखा है यहाँ पे डॉक्टर बेनेट। ये अमेरिकन विद्वान है, अमेरिका के एक विद्वान है डॉक्टर बेनेट। डॉक्टर बेनेट ने 3 लाइनों में एक परिभाषा दी है मिट्टी के बारे में। तो इसको हम पढ़ ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर मृदा क्या होती है, हम परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त करें। नॉर्मली अपनी लाइफ में मृदा रोज देखते हैं, हमारी इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर हमें मृदा बिल्कुल दिन में एक बार देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे मृदा ही है। तो परिभाषा देखते हैं। मृदा या मिट्टी भूपृष्ठ या धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टान व वनस्पति अंश के योग से बनती है। आपको ध्यान रखना है, जो मृदा है वो मूल चट्टान और वनस्पति के अंश से बनती है और असंगठित है, कोई संगठित पदार्थ नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। लेकिन कहां पर, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर भूपृष्ठ पर मिलने वाले ये परत है और कैसी, मूल चट्टानों और वनस्पति के अंश से बनी है। जो भी चट्टाने हैं वो टूट टूट कर वर्षा के जल के साथ या हवा के साथ कैसे भी उनका जो चूर्ण बना है वो चूर्ण, साथ ही वनस्पतियों के अंश, वनस्पतियों के जो पत्तियों हैं पेड़ पौधों की, उनके जो टुकड़े हुए हैं, चूर्ण हुआ है, उस चूर्ण से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये तो परिभाषा हो गई। पुनः मैं एक बार पढ़ लेता हूं कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टान व वनस्पति अंश के योग से बनती है। और यह परिभाषा है डॉक्टर बेनेट महोदय की, जो अमेरिकन विद्वान है। ठीक, अब ये है इंग्लिश में सॉइल। तो इस शब्द के बारे में थोड़ा गौर करते हैं हम। जो सॉइल शब्द है वो बना है लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है सॉइल, और इस सोलम का अर्थ होता है फर्श। सबके घरों में फर्श होते हैं, आपने देखे होंगे बिल्कुल। उसी प्रकार हमें पृथ्वी का जो फर्श है, धरातल चारों ओर का, उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसके बारे में अध्ययन करना है, वो फर्श की बात हो रही है। तो सोलम से बना सॉइल और उसी का अर्थ है मृदा या मिट्टियां। ठीक, ये तो लैटिन भाषा के शब्द से इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट बात हम करते हैं, विदेशी विद्वान और भारतीय विद्वानों के नाम लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण या फिर उनके बारे में कुछ न कुछ अध्ययन किया, और कुछ भारतीय विद्वानों ने भी किया और विदेशियों ने भी किया। तो विदेशियों में तो कौन है, एक तो वालेकर, नाम ध्यान रखना, और एक लेदर। इन्होंने क्रमशः 1893 और 1898 में अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। साथ ही भारतीय विद्वानों में भी बहुत सारे नाम आते हैं। भारतीय विद्वानों में डीएन भाड़िया, बसु विश्वनाथ और एमएस कृष्णन, ये कुछ नाम है जिन्होंने भारतीय मृदा के बारे में अपना वर्गीकरण दिया है। लेकिन अब हम जो आज वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, मिट्टियों की जिस प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो संस्था है, ये जो संगठन है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसने, इसको बोलते हैं आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने भारतीय मिट्टियों के बारे में क्या किया, तो इसने पहले काम किया 1953 में
1953 डेट ध्यान रखनी है। इसमें इस आईसीएआर ने एक बोर्ड का गठन किया भारत में। उस बोर्ड का नाम था मृदा संरक्षण बोर्ड। भारत की संस्था है तो केंद्रीय स्तर पर बोर्ड का गठन करेगी, तो इस बोर्ड को हम नाम लिख देते हैं यहां पे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में आईसीएआर द्वारा किया गया। और इसी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने भारतीय मिट्टियों का सर्वेक्षण किया और तमाम विश्लेषण करने के बाद तो हम अब आईसीएआर द्वारा जो प्रस्तुत वर्गीकरण है मिट्टी का, वो बिल्कुल एक एक मिट्टी का अलग अलग वर्णन करेंगे। अभी मैप को आपको दिख रहा है मैप, तो उसमें तो अभी कोई क्लियर नहीं है, बट एक एक मिट्टी की विशेषता है और एक एक के जो क्षेत्र हैं वो हम बिल्कुल पर्सनल पढ़ लेंगे सभी मिट्टी का। जैसे कि जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, वन या पर्वतीय, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवण या क्षारीय मिट्टी और पीट या दलदली मिट्टी। ये 8 प्रकार आईसीएआर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं भारतीय मिट्टियों के लिए, जिनके बारे में हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी, इसकी विशेषताएं, इसके क्षेत्र कौन कौन से भारत में, और इसकी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होगी वो हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जलोढ़ या काप मिट्टी। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ लिख रखा है इसके बारे में। जलोढ़ मिट्टी, इसको काप मिट्टी भी बोलते हैं। इसके 2 नाम हो गए, जलोढ़ या काप मिट्टी। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ इसमें पोटाश और ये चूना जो मैंने नीचे भी लिख रखा है, इसके अंश सर्वाधिक होते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और इस उपजाऊ के कारण क्या है कि इसमें पोटाश और चूना अधिक होता है, इसलिए यह उपजाऊ सर्वाधिक मानी गई है। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। अत्यधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ होती है। तो इसके क्षेत्र जो है वो है समस्त डेल्टाई क्षेत्र। कौन से समस्त डेल्टाई क्षेत्र कहां पर है, आइए देखते हैं। हमने पूर्वी क्लासों में एक बार पढ़ा था कि नदियों के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया था। तो उसमें हमने गंगा नदी पढ़ी थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियां, साथ ही दक्षिण भारत की भी कुछ नदियां। तो इस नदियों के जहां पे ये नदियां गिरती थी, सागर में आके जहां पर भी गिरती थी, वहां पे डेल्टाई भाग बनता था, डेल्टाई प्रदेश बनते थे वहां पे। ठीक है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। नदियों के किनारे वाले भागों में, नदियों के आसपास और उनके जो पूरा क्षेत्र है वहां पर, साथ ही डेल्टाई क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक, क्षेत्र हो गए। साथ ही यहाँ पे कुछ प्रतिशत दे रखा है कि 40 से 45% भाग पर, भारत का 40 और 45% जो भूभाग है वहां पे ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किसके अनुसार है ये सब डिटेल, आईसीएआर के अनुसार। साथ ही 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी। और शब्द है खादर एवं बांगर, तो इसी मिट्टी से संबंधित है। जलोढ़ मिट्टी को भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, जैसे इनके 2 प्रकार हैं, खादर और बांगर। समझ लेते हैं पहले ये क्या है। एक तो खादर होता है, एक है बांगर। इनकी परिभाषा ध्यान से सुना। नए जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को तो खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जब नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं, कोई नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है और अपने किनारों पे जमा करती रहती है, तो कुछ सालों बाद, मतलब 1-2 सालों में क्या होता है, जो मिट्टी किनारे पे जमा होती है वो मिट्टी धीरे धीरे खिसकती हुई दूर चली जाती है और नई नई मिट्टी हर साल यहाँ पे आती रहती है किनारे वाले भागों में, और पुरानी होती है वो दूर चली जाती है। तो जो ये दूर चली गई है वो मिट्टी कहलाती है बांगर। और नदी के किनारे वाले भागों पे जो पास में मिट्टी है, जो नई नई मिट्टी है अभी अभी आई है, उस मिट्टी को बोलते हैं खादर। ठीक, नेक्स्ट, इसमें जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक फसलें कौन कौन सी उगाई जा सकती है या उगती है, तो धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, ये जो फसलें हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इन फसलों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। साथ ही ये भारत में अगर इसका लोकेशन चेक करें तो कोई विशेष राज्य नहीं बोल सकता हूं मैं, जहां पर भी नदियां हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी मिट्टी। नेक्स्ट नंबर जो है काली मिट्टी। काली मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि काली मृदा को रेगुर मृदा और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी किस मिट्टी को बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं। ठीक, काली मिट्टी का निर्माण या ब्लैक सॉइल का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। जब दरारी उद्भेदन हुआ था, जब ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है, उस युग में जब वो लावा बाहर आया था अंदर भूगर्भ से और जब जमा था, उसके बाद उसके अपरदन से जो मिट्टी बनी थी वो बनी थी काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी में
ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, इसलिए उसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता भी उच्च होती है, मतलब ये अत्यधिक, भले उनको सिंचाई अगर नहीं भी की जाए, सिंचाई नहीं भी करें हम खेतों में, फिर भी उसमें नमी की जो मात्रा है इस मिट्टी में वो अधिक समय तक बनी रहती है। साथ ही क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्र में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। यहाँ पे ये पूरा एरिया काली मिट्टी का क्षेत्र है, जहां पे कपास की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि कपासी मिट्टी से बोलते हैं, कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। तो इसमें और भी कुछ फसलें जैसे कपास, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलें अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है काली मिट्टी में। ठीक, तो ये उसके क्षेत्र हो गए। थर्ड नंबर की मिट्टी है वो है लाल मिट्टी, लाल मृदा। मैंने यहाँ पे बॉक्स बना रखा है लाल और नीचे पीली लिख रखा है। तो क्यों लिखा है? धरातल के ऊपरी भाग में तो इसका कलर थोड़ा लाल होता है और थोड़ा नीचे जाने पर इसका कलर जो मिलता है वो थोड़ा थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने ये दो नाम यहाँ पे इधर उधर लिख रखे। फिर लाल मृदा जो है वो क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित है। जब दरारी उद्भेदन हुआ था और जो क्रिस्टलीय शैलें बनी थी, जो भी चट्टानें थी, उन चट्टानों का जो अपरदन हुआ, उस अपरदन से ये जो बनी है वो लाल मिट्टी बनी है। ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल होती है। इसके अंदर लाल, ल से ल, लाल मिट्टी में लोहा होता है, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा भी होती है। ठीक, किसके लिए उपयुक्त है? तो तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मूंगफली हेतु उपयुक्त है। इन फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लाल मिट्टी। और उसके जो क्षेत्र है, ये नॉर्मली क्षेत्र इसके बहुत विस्तृत है, यहां से लेकर इधर ये पूरी पट्टी पूरी इसी मिट्टी की है नॉर्मली। तो फिर भी कुछ विशेष क्षेत्र है, जैसे कि दक्षिणी बुंदेलखंड का भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार और मेघालय का क्षेत्र उधर से। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी और पूर्वी इधर महाराष्ट्र का क्षेत्र और कर्नाटक का क्षेत्र। तो इस तरह से पूरा ये जो बेल्ट है वो पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है और ये उसकी कुछ विशेषता है। नेक्स्ट मिट्टी है 4 नंबर की, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का ध्यान से सुनना। ये जो लेटेराइट शब्द है वो लेटर शब्द से बना है। लेटर जो शब्द है उससे लेटेराइट बना है। लेटर लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द लेटर है, इससे बना है लेटेराइट। और इस लेटर का अर्थ जो होता है वो होता है ईट। ईट आपने बिल्कुल देख रखी है, ईट, उस ईट से बना है। मतलब इसकी कुछ विशेषता होती है लेटेराइट मृदा की, कि लेटेराइट जो मृदा है वो सूखने पर तो ईट के समान कठोर हो जाती है, या फिर भीग जाए, जब गीली हो जाती है तब वो दही के समान चिपचिपी हो जाती है। ये उसकी कुछ विशेषता होगी। तो सर्वप्रथम जो ये लेटर या लेटेराइट जो मृदा है, लेटेराइट, इस लेटेराइट मृदा का सर्वप्रथम अध्ययन या इस शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया था एफ बुकानन नाम के व्यक्ति ने 1905 में लेटेराइट मृदा के बारे में अध्ययन किया था और इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, और इसकी कुछ और विशेषताएं, लेटेराइट मृदा में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। ठीक, इसके अंदर वैसे तो ये चारागाह जो भूमि होती है वहां पे पाई जाती है, लेकिन सिंचाई की सुविधा अगर मिल जाती है तो चावल, रागी, सिनकोना और रबर जैसी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। इसके क्षेत्र देखिए तो पूर्वी व पश्चिमी घाट, नॉर्मली पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, और दक्षिणी महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा के कुछ विशेष क्षेत्र, पूरे राज्य में नहीं, इनके कुछ विशेष क्षेत्र, दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ विशेष क्षेत्र, असम और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लेटेराइट। नेक्स्ट 5 नंबर पे आती है ये जो 5 नंबर की मृदा है, पर्वतीय या वनीय मिट्टी। ICAR के अनुसार पर्वतीय या वनीय मिट्टी के बारे में क्या चीज है? तो पर्वतीय या वनीय जो मिट्टी है, नाम से स्पष्ट है ये पर्वतीय या वनीय भागों में पाई जाती है। इसमें अम्लीयता अधिक होती है, एक विशेषता इसकी होगी, अम्लीयता अधिक होती है। साथ ही पर्वतीय मतलब हिमालय की घाटियों में पाई जाएगी। साथ ही क्षेत्र देखें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम, ये जो क्षेत्र हैं बिल्कुल उत्तरी भारत के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं और बाकी कहीं पर भी पर्वतीय जो भी क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय या वनीय मिट्टी। इसमें मुख्य रूप से मक्का, जौ, चाय और कॉफी उगाई जा सकती है और अभी तक इस मिट्टी का अत्यधिक अध्ययन नहीं हुआ है, ये सी बात आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मैंने ले लिए यहाँ पे कुछ कम ही बातें इसके बारे में,
शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी, नाम से स्पष्ट है शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र में होगी, इनका क्षेत्र हो गया। इनमें रेत अधिक होती है और ह्यूमिस की मात्रा कम होती है। मिट्टी की ऊपरी परत में जो मात्रा मिलती है वो ह्यूमिस की मात्रा होती है, जो फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें ह्यूमिस की मात्रा कम होती है, रेत अधिक होती है। साथ ही क्षेत्र शुष्क और मरुस्थल से सीधा हमारे दिमाग में आएगा पश्चिमी राजस्थान, तो हम क्षेत्र में भी अभी देखेंगे। और उसकी विशेषता कैसी, जैसे कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो राजस्थान का भी पश्चिमी भाग इसी तरह का है। तो जो क्षेत्र है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। राजस्थान पश्चिमी, इधर पंजाब, हरियाणा और गुजरात का क्षेत्र 50 सेमी सम वर्षा रेखा से इधर है, तो वहां पे इस प्रकार की मिट्टी मिलेगी। और सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध होती है तो उसमें फसलें भी उगा सकते हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार, गेहूं, इस तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। अब 7 और 8 नेक्स्ट, ये 7 नंबर की जो मिट्टी है, लवणीय व क्षारीय मृदा। कौन सी? लवणीय व क्षारीय मृदा। नाम से स्पष्ट है, लवण और क्षार की मात्रा अधिक होती है। तो सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण तो वो लवणीय हो जाती है, और कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण ये क्षारीय हो जाती है। और क्यों होती है? तो अव्यवस्थित सिंचाई के कारण इस प्रकार की मिट्टी अस्तित्व में आती है। ठीक, उर्वरकों के प्रयोग से कृषि संभव है। हाँ, अगर उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है। और इसके क्षेत्र बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र लवणीय व क्षारीय मिट्टी के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट मिट्टी जो 8वीं नंबर की है वो पीठ व दलदली मृदा। पीठ व दलदली मृदा, आंध्र जो प्रदेश होते हैं वहां पे ये मृदा पाई जाती है। पीठ व दलदली, दलदल से स्पष्ट है मतलब पानी ज्यादा है, तो आर्द्र भूमि हो सकती है। साथ ही इस मिट्टी में वनस्पति व जैविक पदार्थों का मिश्रण अधिक होता है। ठीक है, इसलिए अधिकांश ये इतनी उपजाऊ नहीं होती है। साथ ही इसके क्षेत्र तटीय व जल जमाव क्षेत्र हैं, जहां पे जल अधिक भरा हुआ रहता है वर्ष भर या फिर बहुत सालों तक। और तटीय क्षेत्र जितने भी हैं वहां पे इस प्रकार की मिट्टी मिल सकती है। कौन सी? पीठ व दलदली मिट्टी। अपने भी इधर इंदिरा गांधी नहर के पास में भी इस प्रकार की मिट्टी मिलती है, और दान हेतु उपयुक्त होती है। अगर खाद्यान्न का प्रयोग उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो ये दान हेतु उपयुक्त हो सकती है, पीठ व दलदली मिट्टी। तो इस प्रकार ICAR द्वारा दिए गए 8 प्रकार जो मिट्टी के थे वो हमने पूर्ण कर दिए हैं। और वही हमारा टॉपिक यहाँ पे। और हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्लास किस तरह की लगी और इसमें मुझे कैसा सुधार करना चाहिए, और इस तरह के आपके सुझाव भी मुझे मिलने चाहिए। धन्यवाद।